गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेट समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट समुच्चय क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अच्छा, आपको एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने नोट्स बनाए हैं, आपको टोटल ही ऐसे ही अपने फेयर कॉपी में अपने नोट्स बनाते हुए चलना है साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहले सेट के बारे में कि सेट क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। और नीचे लिखा हुआ है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, या एक ऐसा संग्रह जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। अब जितने भी कलेक्शन हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक कलेक्शन बनाइए, ठीक, जैसे आपने एक कलेक्शन बनाया तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं, कलेक्शन हम बनाते हैं सप्ताह के दिनों के नाम, ठीक है ना, सप्ताह के दिनों के नाम, ठीक है ना, नेम ऑफ द वीक्स, ठीक, डे नेम ऑफ द वीक्स। तो सप्ताह के दिनों के नाम के बारे में अगर कहें तो बताइए सप्ताह के दिनों के नाम क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है ना, यही होता है। तो यहाँ पे टोटल 7 डेज हैं। अब बताइए अगर ये 7 डेज हैं तो आपने एक कलेक्शन बनाया कि सर सप्ताह के दिनों का हम कलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये कलेक्शन हो गया। अब बताइए ये जो कलेक्शन है, यह कलेक्शन अगर आप यहाँ पर इंडिया में अगर आप किसी से पूछे कि बताइए सप्ताह के दिनों के नाम क्या क्या होते हैं, तो बताएगा मंडे से लेके संडे तक बताएगा। अगर आप मान लीजिए इंग्लैंड में चले गए, अदर कंट्री में चले गए, अगर आपने वहां पर उससे पूछा कि अच्छा बताओ डे नेम ऑफ द वीक्स क्या होता है, सप्ताह के दिनों के नाम क्या होते हैं, वो भी आपको क्या आंसर करेगा? वो भी आपको आंसर करेगा मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे ही बताएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ठीक है। मतलब वो भी सिमिलर आपको आंसर दिया, सेम टू सेम आंसर दिया। तो कहने का मतलब यह जो कलेक्शन था, यह इंडिया में या दूसरा जो पर्सन था, दोनों पर्सन ने उसका आंसर वही बताया। तो हम इसी को कहते हैं कि वेल डिफाइंड है। जब चीज वेल डिफाइंड था तभी तो हम पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करेंगे, हर एक अलग अलग पर्सन से पूछेंगे तो हमको वो वही आंसर बताएगा। तो इसलिए कहा गया कि यह जो कलेक्शन है क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक, तो इसलिए इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे कि यह एक समुच्चय है, ठीक है ना। जैसे और कहें साल के महीनों के नाम, ठीक है ना, साल के महीनों के नाम, ठीक है ना। तो मंथ नेम, ठीक, ऑफ अ ईयर। तो बताइए जनवरी से लेके कहां तक? ठीक, दिसंबर तक। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक अगर जाएंगे तो बताइए हम कहें कि यह कलेक्शन हम एक बनाते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर जनवरी से दिसंबर तक कलेक्शन होगा। अगर हम दूसरे कंट्री में चले जाएं, ठीक, अमेरिकन में चले जाए, वहां पे हमने पूछा किसी अमेरिकन से कि अच्छा बताओ कि मंथ नेम ऑफ अ ईयर क्या होता है, तो वो भी आपको बताया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक। तो वो भी आपको वही बताया। तो वह जो कलेक्शन, यह जो कलेक्शन आपने जो आंसर करा, क्या दोनों का आंसर सेम था? तो हम कहेंगे यह कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक। तो यह क्या है, एक समुच्चय है, ठीक। मतलब डे नेम ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम, यह एक समुच्चय है, ठीक। उसके बाद महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, साल में जितने महीने पड़ते हैं उनके नाम, वो भी क्या है, एक समुच्चय है। आई होप आपको इतना क्लैरिटी आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जितने भी कलेक्शन होते हैं, अब एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे, जितने भी कलेक्शन होते हैं क्या वो सेट हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन हम ये कहें कि जितने भी सेट हो तो उनको तो कलेक्शन बोल ही सकते हैं, क्योंकि वो तो बने होंगे कलेक्शन से ही। लेकिन जितने भी कलेक्शन हैं वह सेट नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी सेट हैं वो कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, और आपको कलेक्शन, जैसे आपने कहा कि सर ऐसा करते हैं हम अपने घर में सदस्यों के बारे में कलेक्शन एक बनाते हैं, ठीक। तो बताइए मेंबर ऑफ योर फैमिली, ठीक। अब मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार के सदस्य। तो बताइए आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो तो आप जानते हैं। अगर आप हमसे आके पूछेंगे कि सर मेरे परिवार के सदस्य के बारे में आप बताइए, तो हमको तो पता नहीं है। या किसी दूसरी जगह के पर्सन से, स्टेट से अगर किसी पर्सन के बारे में पूछेंगे तो उसको भी पता नहीं है। मतलब यह जो कलेक्शन है पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक। अलग पर्सन के लिए अलग बताएगा, अलग पर्सन के अलग बताएगा। मतलब आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, वह एक मात्र कलेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक, वह एक कलेक्शन है, वह समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। ऐसा और एग्जाम्पल आपको दिखाएं, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्वरों का संग्रह। अगर स्वरों का संग्रह है, ठीक है ना, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अंग्रेजी के वर्ड माला के जो स्वर होते हैं बताइए ए ई आई ओ यू होते हैं। तो बताइए ए ई आई ओ यू जो कलेक्शन है आपके लिए भी वही होगा, स्वरों का समुच्चय। और स्वरों का संग्रह अगर किसी दूसरे थर्ड पर्सन से पूछा जाए तो बताइए उसके लिए भी वही होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे पता चला कि सर एक ऐसा संग्रह
जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक, आई होप आपको इतना क्लैरिटी आ गया होगा कि सेट किसे कहा जाता है। आगे चलिए, जैसे यहाँ पर अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ए। अच्छा, आपको याद कर अभी समझ लीजिए कि जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए बराबर, और समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको हमेशा किस में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में, ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक, ये सब पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम्पल यहाँ पे बताना था, इसलिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय तो बताइए क्या है, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3। ठीक, अब बताइए प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत होती है, तो 1 2 3 यहाँ पे हमने डॉट दिया डॉट दिया डॉट दिया, इसका मतलब इसके आगे और सभी नंबर्स आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या वाली। अच्छा, आगे ला क्या है, तीसरा ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब यहाँ पे कि लिखा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो बताइए 10 से कम नेचुरल नंबर चाहिए आपको, ऑड नेचुरल नंबर। तो बताइए नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, तो बताइए ये भी एक क्या है, ये भी आपका एक क्या है, सेट बन गया, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइन है। क्यों वेल डिफाइन है, इसलिए वेल डिफाइन है कि आप अगर हमसे पूछेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कितने होते हैं, तो हम आपको बताएंगे 1 3 5 7 9। ठीक, अगर हम किसी आपके फ्रेंड से अगर पूछ लें कि बताओ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो कहेगा अच्छा 10 से कम बताना है, तो इसका मतलब 1 3 5 7। तो बताइए पर्सन टू पर्सन तो वेरी नहीं किया है कलेक्शन, तो इसलिए ये क्या है आपका सेट है, बी क्या है, सेट है, बी क्या है, सेट है। ठीक है ना, आगे चलिए। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है फैक्ट्स अबाउट सेट। ठीक है ना, सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में कुछ तथ्य। अब देखिए समुच्चय के बारे में कुछ तथ्य क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पे है समुच्चय के अवयवों को। अच्छा, समुच्चय के अवयव किसे कहा जाता है, जब हमने सेट ए बराबर लिखा है यहाँ पर मझले कोष्ठक में, ब्रेसेस में, ए ई आई ओ यू, तो ये जो ए ई आई ओ यू है यही कहलाते हैं समुच्चय के अवयव या सेट के एलिमेंट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ द सेट या समुच्चय के अवयव क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट या समुच्चय के अवयव। तो आगे चलिए, अब देखिए पहला फैक्ट क्या है, समुच्चय के अवयवों को सदैव मझले कोष्ठक में, ब्रेसेस में रखते हैं। ठीक है ना, आपको पहले हमने बता दिया। ठीक, ये सब फैक्ट्स भी आपको लिख लेना है। समुच्चय के अवयवों को सदैव हम किसमें रखते हैं, मझले कोष्ठक में रखते हैं। ठीक, जैसे कैपिटल ए बराबर 2 4 6 8, तो बताइए क्या है। ठीक, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। ठीक है, अभी यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर से तो और भी तो इवन नेचुरल नंबर होंगे, तो इसलिए यहाँ पर 3 डॉट लग गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आप देखिए अभी यहाँ पर ये जो 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे 3 हमने डॉट लगा दिया। आप बुक में ध्यान देखिए, बुक में 3 डॉट ही लगाएगा, वो कभी 4 नहीं लगाता। आप क्या करते हैं, आप जब डॉट लगाते हैं तो आप डॉट अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। ठीक, जबकि 3 ही डॉट मैथमेटिक्स कहता है कि 3 ही डॉट बस आपको लगाना है। ठीक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, ये मतलब बाय रूल है, आप चाहे तो 5 6 लगा ले, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, लेकिन जो रूल है वो कहता है 3 डॉट होना चाहिए अगर आगे सीरीज जैसे बढ़ रही है। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक, दूसरा पॉइंट समुच्चय के बारे में, समुच्चय को मोस्टली कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल, किसी समुच्चय को डिनोट करना है, प्रदर्शित करना है, तो किससे हम लिखेंगे, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से। ठीक, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ए बी सी से आप जेड तक कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली लिखा है, आप चाहें तो दूसरा सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन लगभग ज्यादातर हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। आगे चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, समुच्चय में अवयव सदैव एक ही बार लिखे जाते हैं। आपको हमेशा रखना है कि जब भी ब्रेसेस में, मझले कोष्ठक में समुच्चय के अवयवों को हम रखेंगे, तो ये नहीं कि अगर 2 बार आप लिखेंगे, 2 को एक ही बार आपको लिखना है। हर एक संख्या, हर एक अवयव, हर एक एलिमेंट्स एक ही बार लिखा जाता है। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड इन द सेट, मतलब सेट में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखा जाता। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पर, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है, स्कूल के अक्षरों का समुच्चय, स्कूल के अक्षरों को समुच्चय में लिखिए। तो स्कूल के अक्षरों को अगर आपको समुच्चय में लिखना है, तो स्कूल के अक्षरों को समुच्चय में लिखना है, तो आप लिखेंगे SCHOOL है यहाँ पर, तो SCHOL। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है SCHOOL, तो बताइए यहाँ पर ओ को हमने कितनी बार लिखा, 2 बार, जबकि समुच्चय कहता है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं आपको उसको एक ही बार लिखना है, भले ही यहाँ पर ये 2 बार है। तो बताइए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो बताइए क्या है, सही है। ठीक, आगे चलिए
फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि समुच्चय में अवयवों को स्मॉल लेटर से सदैव लिखते हैं। अच्छा, समुच्चय में जो अवयव लिखे जाएंगे अल्फाबेट वाले, ठीक, अल्फाबेट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा हम किस में लिखते हैं, उनको हमेशा हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं स्टूडेंट, स्मॉल लेटर्स में, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें ए इक्वल टू AEIOU। अब देखिए हमने कहां तक डिस्कस किया, हमने सबसे पहले सेट के बारे में डिस्कस किया कि सेट क्या है, ठीक। सेट बताया गया कि एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वो क्या है, सेट है, ठीक। उसके बाद फैक्ट्स अबाउट द सेट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। पहला पॉइंट ये था कि सेट के अवयवों को हमेशा मझले कोष्ठक में ब्रेसेस में बंद किया जाता है और सेट को मोस्टली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार रिपीट करके नहीं लिखा जाता, ठीक। और समुच्चय में अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अच्छा, आपको हम बताना है, आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो कि सेट क्या है, उसके बाद फैक्ट अबाउट द सेट, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को और लोगों के पास शेयर करें, ठीक। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक, वो कैसे पढ़ें इसमें, तो क्या करें, आप इस वीडियो लेक्चर्स को, इस सेशन को और अपने ग्रुप में शेयर करें कि और बच्चे पढ़ पाए, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए आगे कंसेप्ट देखते हैं। 4 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, 5वां पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए आपको 5वां पॉइंट दिख रहा होगा, 5th पॉइंट। अब देखिए 5th पॉइंट यहाँ पर क्या है कि A इक्वल टू, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब सेट A, समुच्चय A बराबर यहाँ पर है ब्रेसेस में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब सेट A में कितने अवयव हैं, 4 अवयव है। कौन कौन, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तब अगर 1 और यहाँ पर इस तरीके का सिंबल बना के अगर यहाँ पे कैपिटल A का अर्थ, अब देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या कहा जाता है, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। तो इसको अगर ऐसे लिखा गया तो इसको पढ़ा किया जाता है का अर्थ है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, 1 बिलोंग्स टू सेट A। अगर इस तरीके से 1 और यहाँ पर ऐसे ऐसे और यहाँ पर कैपिटल A मतलब यहाँ पर सेट लिखा गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू सेट A। तो 1 बिलोंग्स टू सेट A का अर्थ है 1 बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमने नोट करके लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके का सिंबल है तो बताइए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है आपका, इस सिंबल का मतलब क्या होता है बच्चों, बिलोंग्स टू। इस सिंबल का यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट बिलोंग्स टू। तो देखिए बिलोंग्स टू का जब भी सिंबल रहेगा तो उसके RHS, उसके LHS, यहाँ पर LHS में, ठीक, LHS में हमेशा अवयव आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ पे RHS में, क्योंकि आपका राइट हैंड है तो RHS में हमेशा क्या रहेगा, समुच्चय रहेगा। मतलब बिलोंग्स टू के राइट में समुच्चय आता है और इधर क्या आता है, अवयव आता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर बिलोंग्स टू का सिंबल A है तो राइट में समुच्चय होना चाहिए और यहाँ पर अवयव एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब इस सेट में बताइए 1 2 3 4 है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस सेट में, इस समुच्चय में क्या 5 है, तो आप कहेंगे सर 5 तो है ही नहीं इस सेट में। तो हम कहेंगे सर 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक। 5 समुच्चय A से संबंधित नहीं है। तो देखिए 5 यहाँ पर बिलोंग्स टू को हमने कट कर दिया, तो इसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 और इस तरीके का सिंबल, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको यहां तक क्लियर हो गया कि अगर यह सिंबल है, देखिए ध्यान से, अगर यह सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहां पर होता है बिलोंग्स टू, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। और अगर यह सिंबल है तो इधर हमेशा क्या लिखा जाएगा, सेट लिखा जाएगा, और इधर क्या होगा, हमेशा एलिमेंट्स लिखा जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर इधर क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, इधर क्या होगा, सेट होगा, ठीक। तो अगर बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू सिंबल है तो RHS में राइट साइड में हमेशा सेट और LHS में हमेशा एलिमेंट्स। यह फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चला जाए। तो अब यहां तक हमने क्लियर किया 5 पॉइंट तक। अब देखिए 6 पॉइंट देखते हैं। समुच्चय में लिखे गए अवयव डिस्क्रीट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, समुच्चय में लिखे गए जो अवयव होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। देखिए एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे कहें, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे हम कहें कि 1 to 2, ठीक, जैसे यहाँ पर एक लाइन रियल लाइन बना, नंबर लाइन बना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 0 है, ठीक। तो अगर हम कहें कि 1 से लेके 2 तक आप टोटल वैल्यू यहाँ पर टेक कर रहे हैं, ठीक। 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक कोई वैल्यू छूटने वाली नहीं है। आप 1 से लेके 2 तक सभी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो 1 से लेके 2 तक सभी वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो कंटिन्यूअस है, लगातार है,
ठीक है ना। अगर हम कहें केवल 1 और 2 आपने कंसीडर किया तो आप कहेंगे सर बीच की वैल्यू तो छूट गई, तो इसी का मतलब है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ये क्या है, ब्रेक है, ठीक, इंडिविजुअल अलग अलग है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि समुच्चय में जो अवयव लिखे जाते हैं हमेशा क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते, ठीक। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर समुच्चय में, अगर यहाँ पर सेट ए में हमने 1 2 3 4 लिखा है, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे वो सब यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। इस समुच्चय में केवल कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है। अब देखिए ध्यान से, समुच्चय में लिखे गए अवयव क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। तो 6 पॉइंट हो गया। अब आगे चलिए, अब आगे है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, ठीक, समुच्चय का निरूपण, ठीक। अब सेट को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक। तो समुच्चय का निरूपण देखते हैं कि समुच्चय को किस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर समुच्चय का निरूपण, तो आपको हेडिंग लगाना है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय सेट को दो विधि से निरूपित किया जाता है। तो इसके 2 वे होते हैं, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वे होते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट वे इसका क्या है। अब यहाँ पर फर्स्ट वे इसका है, फर्स्ट वे, तो इसका फर्स्ट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का मतलब क्या होता है, सारणीबद्ध, ठीक। रोस्टर, रोस्टर को रोस्टरी कहा जाता है, तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है, तो देखिए ध्यान से, इसको आपको ऐसे ही समझ लेना है, डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आना है पेपर में, आपको बस समझना है कि रोस्टर में किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे कैपिटल ए, सेट ए बराबर, अगर यहाँ पे ब्रेसेस में 2 3 4 है, तो ऐसे आप जितने भी सेट को लिखते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर रूप। इसका कौन सा रूप है, ठीक है, इसी को कहा जाता है रोस्टर रूप। तो बताइए, इसके पहले आप जितने भी सेट लिख रहे थे ऐसे ही तो लिख रहे थे, इसका मतलब आप रोस्टर रूप ही लिख रहे थे, ठीक। अब देखिए, आपको अगर इसका डिफिनेशन लिखना है, सर हम इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं अपने फेयर कॉपी में, तो देखिए ध्यान से, अब इसका डिफिनेशन लिखने के लिए क्या है, जब आप समुच्चय के अवयव को, ठीक है ना, अर्थ विराम या कामा से सेपरेट करके मझले कोष्टक में लिखते हैं, तो उसी को हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। बस दैट्स इट, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। देखिए फिर से हमने क्या कहा कि समुच्चय के अवयव को जब आप कामा सेपरेटर लगाकर, ठीक है ना, करली ब्रेसेस में, ठीक, आप जब लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं, यह समुच्चय को निरूपित करने की कौन सी विधि है, रोस्टर विधि है या सारणीबद्ध रूप विधि है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये तो हो गया रोस्टर। तो रोस्टर तो साक्षात आपको दिखाई देता है कि ये है, ये एलिमेंट्स है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा जो हमारा है, दूसरा यहाँ पर है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा यहाँ पर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, सेट, ठीक, बिल्डर फॉर्म। तो समुच्चय निर्माण विधि, बिल्ड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, बनाना, ठीक है ना। तो समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप क्या है, तो नाम से स्पष्ट है कि समुच्चय निर्माण मतलब ये इस तरीके से लिखा होगा कि इससे हम सेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखिए, इन दिस फॉर्म, यहाँ पर लिखा है इन दिस फॉर्म, ठीक, इस रूप में अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपको ऐसे ही लिख लेना है, आपको मतलब बस समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपसे हमने कहा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, आपको बस इस पर फोकस करना है। इसका जो डिफिनेशन है वो आपसे पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक। तो डिफिनेशन को आपको बस समझना है मात्र, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, A set is described by characterizing property of its elements। अब कहने का मतलब है, समुच्चय को जब हम उसके गुणधर्मों के रूप में लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई समुच्चय है उसको हम केवल उसको गुणधर्मों के रूप में अगर लिख दें, मतलब आपको साक्षात दिखाई न दे, ठीक है ना। जैसे रोस्टर में आपको दिख रहा था कि हाँ सर ये एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें आपको नहीं दिखेगा, ठीक, इसमें आपको नहीं दिखेगा, तो इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे सेट इक्वल टू यहाँ पर इस तरीके, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, देखिए यहाँ पर अब लिखने का तरीका यहाँ पर है, सेट ए इक्वल टू ब्रेसेस में, मझले कोष्टक में, यक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। अब पी एक्स होल्ड का मतलब क्या है, पी एक्स होल्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक, वह प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कराई जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर अब इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है रीड एज, अब यहाँ पर ए इक्वल टू ब्रेसेस यक्स कोलन और यहाँ पे पी एक्स होल्ड, तो इसको रीड एज, अब इसको पढ़ा क्या जाता है, सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब एक्स जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड,
अब देखिए ए इक्वल टू यहाँ पर यक्स, ये जो कोलन होता है इस कोलन को कभी कभी बुक में ऐसे स्लैश करके भी लिखता है, ऐसे स्लैश करके। तो यह जो दोनों यहाँ पर हमने या करके लिखा हुआ है, दोनों विधि से या तो कोलन लिख देगा या तो स्लैश लगा देगा, ठीक। तो दोनों विधि से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि सेट बिल्डर फॉर्म का और मीनिंग और क्लैरिटी आप बताइए कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, कमेंट करें एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, हाँ हाँ दिख रहा है, देखिए ध्यान से। तो अब जैसे यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर हमने पहला एग्जांपल लिया है द सेट ई क्या है, एक सेट है, आपको पता है सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो सेट ई हो गया, ठीक। द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, कह रहे कि एक सेट आपको ई बनाना है जिसमें सभी इवन नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो बताइए इवन नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। अच्छा यह तो बनाना है, आप कहेंगे सर अगर रोस्टर आपने हमसे पूछा होता तो रोस्टर तो आप तुरंत बना देते हैं, ठीक, 2 4 6 8 फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, तो इवन नेचुरल नंबर्स हो गया। अब इसको आपको समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ध्यान से, अब ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे यक्स, अब यहाँ पर यक्स, यहाँ पे कोलन, यहाँ पे यक्स इक्वल टू 2n। अब देखिए यक्स इक्वल टू 2n, अब इसको टोटल हम पढ़ेंगे क्या, आप एक बार ध्यान समझिए। यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n, n यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और यहाँ पे लिखा है कि जो स्मॉल n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स, अब इसका मतलब क्या है सच दैट का, इसका मतलब है यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n का मतलब ये है यक्स सच दैट का मतलब है यक्स कुछ इस तरीके से है कि यक्स इक्वल टू 2n के बराबर है, यक्स इस तरीके से है कि यक्स इक्वल टू 2n के बराबर है। आपको पता है कि आपका ई किसका सेट है, यक्स का सेट है। अब इसने यक्स के बारे में क्या आपको बताया, यक्स के बारे में इसने आपको इन्फॉर्म करा कि यक्स आपका इस तरीके से है, यक्स क्या है 2n के बराबर है। तो आपने कहा सर यक्स कह रहा है 2n के बराबर है, अच्छा 2n के बराबर है तो आप सर कहेंगे कि यक्स की वैल्यू अगर 2n के बराबर है तो यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई जब भी पड़ेगा तो बताइए हमेशा आपको क्या मिलता रहेगा, इवन नंबर ही तो मिलता रहेगा, ठीक। तो n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अगर n नेचुरल नंबर, अगर 1 यहाँ पर आएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, अगर 2 आएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, अगर 3 आएगा तो 2 3 6, x की वैल्यू 6 होगी। इसका मतलब कि यहाँ पर हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से डिनोट कर दिया, इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हमने लिखा है प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ए इक्वल टू यक्स सच दैट, यक्स कुछ इस तरीके से है कि यक्स इक्वल टू कितना है 2n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। अच्छा आपको 5 ही लिखना है, तो यहाँ पर क्लैरिटी की गई है, यहाँ पर आपको बताया गया कि n की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है या 5 से छोटी है, 5 के बराबर है। तो n की जो वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी है या 5 या 5 से छोटी है। तो बताइए n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब बताइए यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n माइनस 1, तो बताइए यक्स इक्वल टू क्या है 2n माइनस 1। तो बताइए जब n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 इंसर्ट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, बताइए x की वैल्यू पहले कितनी आएगी 1, फिर x की वैल्यू बताइए 2 इंटू 2 और माइनस 1 बताइए कितनी आएगी, आपको 3 मिलेगी। बताइए x की वैल्यू फिर आप रखेंगे 2 इंटू 3 और माइनस 1, तो बताइए आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। फिर बताइए x की वैल्यू 2 इंटू कितना 4 और माइनस 1 आपको कितना मिलेगा, तो बताइए 2 4 8 आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक। फिर बताइए x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1, अब बताइए आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 9 मिलेगा। अब ध्यान देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म था। तो अगर इसी को अगर हमको रोस्टर में लिखना हुआ तो बताइए सेट इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा साथ साथ लिखो 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो रोस्टर रूप बहुत आसान होता है, सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत आसान है, ठीक। बस आपको इस तरीके से लिखना है कि यक्स सच दैट यक्स है क्या है। अब यक्स का आपको डिफाइन कर देना है। यहाँ पे उसने बताया कि भाई यक्स जो है आपका क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या को हमेशा हम 2n माइनस 1 के फॉर्मेट पर लिखते हैं, सम संख्या को हमेशा 2n के फॉर्मेट पर लिखते हैं, क्योंकि सम संख्या 2n के फॉर्मेट
फॉर्मेट होगा। तो अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए तो 2 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करिए, हमेशा सम बनाता रहेगा। ठीक, तो बताइए 2n क्या है? 2n हमेशा सम है, अगर एक घटा सम संख्या में से एक घटा दे तो हमेशा क्या मिलता रहेगा? ऑड मिलता रहेगा। तो आपको भी ये चीजें याद भी रखनी है कि जितने भी सम नंबर्स होते हैं 2n के फॉर्मेट पर होते हैं, और जितने भी विषम नंबर होते हैं 2n-1 के फॉर्मेट पर होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें कि और जो बच्चे हैं और पढ़ें, ठीक है ना, और जाने की सेट क्या है। और देखिए ध्यान से, अब इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं कि इस बेसिस पर आप 1.1 सेट का जो 1.1 है, 1.1 के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप इसको पढ़ने के बाद तुरंत 1.1 के क्वेश्चन बनाएं। अगर आपको 1.1 में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताएं या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें कि सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। हम आपसे फिर रिकमेंड करेंगे कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।